हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी की लिखी एक संबोधन कला जिसका नाम है शुरुआत। शुरुआत क्या होती है? जब आप भाषण देने जा रहे हैं, जब आप स्टेज पे खड़े हों, तो शुरुआत क्या होती है, कैसे होती है, आइए उनको सीखते हैं। कहावत है, पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है, दूसरा अवसर उसको समाप्त नहीं कर पाता। यह हर जगह सत्य सिद्ध होता है। आप जब भी अपने वक्तव्य की शुरुआत करने जाएं, पूरी सतर्कता व तैयारी के साथ जाएं। याद रखें, अपना बहुमूल्य काम छोड़कर आपको देखने सुनने आए हैं। अब आप अपनी बातों को रखने जाएं तो जितनी अच्छी तरह से रख सकते हैं, रखने की पूर्ण कोशिश करें। कुछ तरीके आपको अपने संबोधन को शुरू करने में मदद कर सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से रखने की। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। एक अच्छा वक्ता अपनी संवेदनाओं पर हमेशा नियंत्रण रखता है। शुरू में परेशानी हो सकती है, अभ्यास करने पर अब कुछ सामान्य हो जाता है। जब हम अपनी बातों को रखें, उनमें आयोजनकर्ता व दर्शकों दोनों का जिक्र समान होना चाहिए। योजनाकर्ताओं ने आपको एक मंच दिया है जिसके कारण आप अपनी बातों को रख पाने में सफल हुए हैं। साथ ही वो श्रोता समूह जो आपकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना, वो भी साधुवाद का पात्र है। हम अपने संबोधन की शुरुआत श्रोताओं की प्रशंसा के साथ कर सकते हैं, जिससे हमारा उनसे सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई बार वक्ता अपनी भाषा में 2-4 शब्द बोलकर अपनी बातों को रखते हैं। ये सिर्फ उनसे सीधा संपर्क बनाने की कोशिश है। हम श्रोता समूह में किसी की कहानी से अपनी बातचीत की शुरुआत नहीं करते। इस विधि को अपनाने पर मिली सफलता का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम बार बार अपनी बातों को ऐतिहासिक घटना से जोड़ते हुए भी रख सकते हैं। घटना के चयन के समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि उस घटना का सीधा संबंध तो हमारी बातचीत की बिंदु से होना चाहिए। हम अपनी बातों की शुरुआत किसी महापुरुष के व्यक्तित्व के चरित्र से भी कर सकते हैं, या उनके जीवन के किसी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करते हुए अपनी बातों को रख सकते हैं। इससे अपनी विषय वस्तु को गहराई देने में मदद मिलेगी। साथ ही हम उनसे जुड़े श्रोताओं से सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जो हमारा पूरा का पूरा संबोधन लोगों में एक उम्मीद जगाता है। होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारी बातों को सुनने के बाद उनमें नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाए। फिर ये सोचने लगे, कहां से कहां इसकी बातों को सुनने आया हूं। पूरा का पूरा दिन ही खोटा कर दिया। अपनी बातों को ऐसे रखने की कोशिश करें जैसे उनको लगे कि ये हमारे भविष्य में काम आ सकती हैं या समाज के लिए लाभदायक हो सकती हैं। हम अपनी बातचीत को मनोरंजन तरीके से या मनोरंजक तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें ध्यान से रखना होगा कि कोशिश अस्तर विहीन ना हो, अन्यथा पूरे के पूरे भाषण का फालूदा बन जाएगा। लोग वक्ता का मजाक बनाकर रख देंगे। यह विधि सही हो सकती है, बशर्ते इसका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाए। हम अपने संबोधन को आगे बढ़ाने के लिए सीधे श्रोताओं से पूछकर आगे बढ़ सकते हैं। इस विधि में पूरी तैयारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है श्रोता आपके मनमाफिक प्रश्न न पूछकर आपके मन से प्रश्न पूछ दे। भरी सभा में कहीं उसके प्रश्न का उत्तर आपके पास ना हो तो किरकिरी भी हो सकती है। अब आप ये विधि अपनाएं, अनचाहे प्रश्नों के लिए हर समय सचेत रहें। हम अपनी बातों को लघु कथा के माध्यम से भी रख सकते हैं। इससे श्रोताओं में रोचकता बनी रहती है।
यह विधि नए वक्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है। हम श्रोताओं को अपने बारे में भी बताते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमें सुनने आए हैं वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं। हम उनकी उत्सुकता को शांत कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग हमें बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। कभी भी अपने संबोधन की शुरुआत दीनता हीनता दिखाते हुए या फिर माफी मांग के न करें। इसका गलत असर श्रोताओं के ऊपर पड़ता है। आपको लगता है कि हमसे कुछ भूल हो गई है तो संबोधन के अंत में हम श्रोताओं से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि तब तक वो आपके बारे में अपनी मानस पटल पर एक छवि बना लिया होता है। अंत में जब आप माफी मांगेंगे तो इसमें आपका बड़प्पन झलकेगा। शुरू में ऐसा करेंगे तो वो आपके बारे में नकारात्मक धारणा बनाने की कोशिश करने लगेंगे। एक जापानी कहावत है, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी हार मत मानो। साथ संबोधन का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले संबोधन में। धन्यवाद।